चलिए, तो हमारे ज्योग्राफी के लेखनी सेशन के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। यह हमारा आखिरी सेशन होगा। हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंसर राइटिंग कर ली है। हिमालय से हम उतरे थे, नीचे मैदानों में आए थे, मैदानों से आगे प्लेटू में गए थे, प्लेटू के किनारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पर भी आंसर राइटिंग करी थी। फिर प्लेटू के किनारों से भी नीचे उतरे थे समुंदर की तरफ, और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर आंसर राइटिंग करते हुए अंडमान के आइलैंड मतलब आइलैंड पर आंसर राइटिंग करते हुए रेगिस्तान पर भी आंसर राइटिंग को समाप्त कर चुके थे। फिर नदियों पे आए थे, मॉनसून पे आए थे। लास्ट लेक्चर में हमने कृषि पर भी आंसर राइटिंग करी। जो बचे टॉपिक्स हैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर, उन बचे कुचे टॉपिक्स को एक ही भाग में आज लेकर मैं समापन की तरफ चल दूंगा। तो जो कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जिन पर आंसर राइटिंग, टॉपिक्स तो आपको पता ही हैं, आप बचपन से जन्मों जन्मांतर से इन्हें पढ़ते आए ही हैं। मैं सिर्फ आपके उस ज्ञान को एक खाके में पिरो रहा हूँ, एक फ्रेमवर्क में पिरो रहा हूँ, दैट इज इन आंसर राइटिंग। लेट अस डू फ्यू रैंडम टॉपिक्स एंड स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग। डिस्कस टाइप ऑफ सॉइल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। एक 10 मार्कर पर्सपेक्टिव से इसे ले लेते हैं। Introduction, body, conclusion. सॉइल की परिभाषा लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन में कि सॉइल इज अ रेगोलिथ अलोंग विथ, रेगोलिथ मतलब क्या, चट्टान का चूरा, अलोंग विथ ऑर्गेनिक कंटेंट, बहुत ज़रूरी है। द डिफरेंट सॉइल टाइप्स इन इंडिया आर डिस्कस्ड बिलो। बस इसी के साथ हर सॉइल टाइप के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी सबेट बना सकते हैं, डिफरेंट सॉइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट स्टार्ट विथ एलुवियल सॉइल। कैसे बनाए? दिस इज सेडिमेंट्री सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स along their course, covers about 43% of the total soil area। ऐसे आप उसे कर दीजिएगा। फर्टाइल, उसको रिचनेस किस बात में है? रिच इन पोटेशियम बट डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। कौन से क्रॉप के लिए उपयुक्त है? चावल, गेहूं, वो मेंशन कर दीजिएगा। और कौन से इलाके में मिलता है? अब कौन से इलाके में मिलता है तो उसको लिखने की बजाय ना एक छोटा इंडिया का मैप बनाइएगा और एलुवियल सॉइल के रीजन्स हाईलाइट कर दीजिएगा। ऐसा इंडिया का मैप, और फिर एलुवियल सॉइल के रीजन्स हाईलाइट कर दीजिएगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, महानदी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का इलाका, पार्ट्स ऑफ चंबल, ये ब्रह्मपुत्र का इलाका। और लेबल भी आपको करना है कि जैसे ब्रह्मपुत्र वैली हो गया, महानदी डेल्टा हो गया, कावेरी डेल्टा हो गया, ऐसे। तो एलुवियल सॉइल पे बात हो गई।
दूसरी बात कर लीजिएगा ब्लैक सॉइल पर, बसाल्टिक लावा के वेदरिंग के कारण ब्लैक सॉइल बना है और लगभग 15-16% हमारे सॉइल एरिया का है। कॉटन के क्रॉप के लिए बड़ा उपयुक्त कल्टीवेशन है, बड़ा उपयुक्त सॉइल है। कहाँ पे मिल रहा है? फिर से एक छोटा सा मैप वहीं पर जहाँ लिख रहे हैं उसी के बीच में जो आपको जगह मिले वहीं पर एक छोटा सा मैप बना दीजिएगा। काठियावाड़, मालवा, सतपुड़ा, नदन कर्नाटका, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये सब नाम ऐसे आपके दिखने चाहिए, सिर्फ मैप बना के मत छोड़ना। तीसरा, रेड सॉइल का इलाका लिख दीजिएगा। फॉर्म ड्यू टू ग्रेनाइटिक वेदरिंग इन ड्राई रीजन्स, constitutes about 18% of land area and is not much fertile, generally deficient in phosphorus, nitrogen, also lacks humus, can support only low nutrient intensive crops like oil seeds, pulses, millets, कुछ ऐसे। अगेन सेम प्रोसेस, एक छोटा मैप जहां पर आप बना सकें। अब आप बोलेंगे ऐसे तो सर जगह खत्म हो जाएगी, लिखूंगा कहाँ? नहीं, जहां आंसर लिख रहे हैं वहां बीच में 2, 3, 4 लाइनों के बीच में स्पेस रह जाता है कई बार, वहां आपको करना चाहिए। ये रेड सॉइल के रीजन्स आपको ऐसे बना देने चाहिए और जगह लिख, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। TL, TN, AP, आंध्र प्रदेश, तो रेड, ब्लैक, एलुवियल। अगला लेटराइटिक सॉइल लिख दीजिएगा। क्या पॉइंट्स लिख देंगे? कुछ अच्छे वर्ड्स डालिए इसमें, क्योंकि एक अच्छी प्रक्रिया के तहत ये बनता है। फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, किसकी लीचिंग हो रही है? सिलिका और कैल्शियम की। एंड एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है? आयरन और एल्यूमिनियम का। कहाँ पर मिलता है? हॉट और ह्यूमिड रीजन में मिलता है। लो इन फर्टिलिटी है तो प्लांटेशन को ही सपोर्ट कर पाता है आफ्टर एडिंग हेवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर। कहाँ मिलेगा? हमारे ईस्टर्न घाट्स में, हमारे द्वार रीजन्स में मिल जाएगा, फुटहिल्स ऑफ दार्जिलिंग पे मिल जाएगा, अमरकंटक पे मिल जाएगा, एक्सेट्रा। बस ये मेरे हिसाब से आखिरी डायग्राम होगा। इसके बाद भी सॉइल्स हैं लेकिन वो माइनर सॉइल्स हैं, तो आपको उन्हें बहुत ज़्यादा डायग्राम के तहत ना बताकर उन्हें अगर आप सिर्फ लिखकर भी दर्शा देंगे तो भी अपना काम हो जाता है। ऐसे ईस्टर्न घाट्स में आप लेटराइटिक सॉइल बता दीजिएगा, वेस्टर्न घाट्स में लेटराइटिक सॉइल बता दीजिएगा। फिर कुछ सम अदर माइनर सॉइल्स, ऐसा हेड डाल के एक एक लाइन में, क्योंकि उन्हें एलॉबरेट करने जितनी जगह नहीं रहेगी आपके पास। एक एक लाइन में डेजर्ट सॉइल और कहाँ मिल रहा है, अब ये यहाँ लेखनी में ही पूरा कर देना। तो यहाँ डेजर्ट में लोएसिक वर्ड आना चाहिए, हाँ, कि भारत का डेजर्ट सॉइल में एरिडिटी कम है लेकिन बहुत फर्टाइल मिट्टी है लोएसिक डिपॉजिट्स के कारण। मैंग्रोव सॉइल, पॉटजॉल्स हिमालय के, दैट्स इट। जहाँ लीचिंग हो रही है, दैट्स इट। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने बता दिया इसमें लिखते हुए, और आपने प्रकार भी बता दिए।
कंक्लूजन में आप सॉइल का महत्व डाल दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, कि सॉइल इज अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज एज अबाउट इज अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स एज about 1 centimeter of soil gets formed round about in 100 years, and hence we need to conserve soil from its various eroding factors or depleting factors. तो यहाँ पर उसका महत्व डाल दो कि ये नॉन रेन्यूएबल है और 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 100 वर्ष लगते हैं. We need to take steps towards soil कंजर्वेशन. तो एक आपका सॉइल पर अच्छा सा सवाल हो जाता है. आगे आते हैं, दूसरे पर आंसर राइटिंग देख लेते हैं. प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, ये कर लेते हैं. तो आप ऊपर परिभाषित कर दीजिए कि मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया आर रीजन्स हैविंग बल्क डिपॉजिट्स ऑफ मल्टीपल मिनरल्स. इट इज डिवाइडेड इन 4 रीजन्स एज डिस्कस्ड बिलो. ये आपका इंट्रोडक्शन होगा कि बल्क में कई सारे, ऐसा नहीं एक मिनरल मिलेगा तो बेल्ट बोल देंगे, नहीं, बल्क में मिल रहे कई सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, वो आपका मिनरल बेल्ट कहलाएगा. तो देयर आर 4 मिनरल बेल्ट्स. आप 4 डायग्राम छोटे छोटे बनाइएगा बजाय एक बड़ा डायग्राम बनाने के. आपका जवाब टेक्निकल भी दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा, साफ भी दिखेगा. तो 4 मिनरल बेल्ट्स. पहला, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट. इट इंक्लूड्स रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. द प्रोमिनेंट मिनरल्स फाउंड एंड द एसोसिएटेड माइंस आर. द प्रोमिनेंट मिनरल्स फाउंड एंड एसोसिएटेड माइंस आर. ऐसा आप एक टेबल भी बना सकते हैं, मिनरल्स और माइंस. और 3-4 लाइनों में ही आपको बात खत्म करनी है. बहुत ज्यादा एलॉबरेट करोगे तो जगह खत्म हो जाएगी. आप यहां लिख सकते हैं ऑयल मिल रहा है क्या? बिल्कुल. कौन सा? मंगला, ऐश्वर्या, अंकलेश्वर, आलिया बेट एक्सेट्रा. 2-3 नाम डालने हैं आपको. मैं तो यहां पर एक एक नाम डालकर ही आगे बढ़ जाऊंगा. कोयला मिल रहा है क्या? हाँ, टर्शरी वक्त का कोयला मिल रहा है. कहाँ पर मिलता है? उमरसाड़ कच्छ में मिल रहा है और पलाना बीकानेर में मिल रहा है. और क्या मिलता है? कॉपर मिल रहा है क्या? बिल्कुल. खेतरी माइंस एक्सेट्रा. आप जगह के हिसाब से, क्योंकि यहाँ मेरे इसमें तो मैंने इतना सा कॉलम लिया, पर आपके पास तो पूरा पेज होगा ना, तो आप और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. अब ऐसा बनाने के बाद जो आपके पास साइड में जगह बचेगी, वहाँ एक छोटा भारत का मैप बनाकर नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट जरूर बता दीजिएगा. तो ये राजस्थान और गुजरात का रीजन इज आर नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट. ऐसे ही सेम पैटर्न, अब मैं उसकी जानकारी नहीं लिखूंगा यहां पर, वो आपको खुद लिखनी है. साउथ वेस्टर्न बेल्ट. सेम टेबल बनाइएगा और उधर मैप बना दीजिएगा. क्या मिल रहा है साउथ वेस्टर्न बेल्ट में? आयरन ओर मिल रहा है, कोस्टल इलाके में चले जाओगे तो मोनाजाइट सैंड मिल रही है.
आयन और कुंदड़े मुख डाल दो मोनाजाइट सैंड में, केरल वगैरह डाल दो। और अगर इलाके में जाना है तो आपको लाइमस्टोन भी मिल जाएगा, शिमोगा डाल दो कर्नाटका में। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट बता दीजिएगा आप। भारत का मैप, दिस वन लार्जली कर्नाटक, केरल, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट हमारा छोटा नागपुर, अब आप कर लेंगे खुद। छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ को नॉर्थ ईस्टर्न बोला है, ईस्टर्न नहीं बोला है। और चौथा बेल्ट पूरा हिमालय, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय, तो वो हिमालयन बेल्ट। तो ये हमारे 4 मिनरल बेल्ट्स भारत के इस प्रकार आपको लिखने होंगे। कंक्लूजन उनका इंपॉर्टेंस कि दिस प्रोवाइड अ इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लिंकेज फॉर आर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपका इंपॉर्टेंस पर आपका कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और सवाल खत्म होता है। अगला सवाल, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसे भी ले लेते हैं अपन। आसान है यार, इसमें से कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप या तो माइग्रेशन की परिभाषा बोल दीजिए, या कोई आपके पास डेटा पॉइंट हो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का, तो वो डेटा पॉइंट बोल दीजिए। तो आप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, अ टेम्पररी और परमानेंट मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। या आप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया इज लार्जली फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू महाराष्ट्र। तो ये दो चीजें हो सकती है, या तो डेफिनेशन हो सकती है या डेटा हो सकता है। फिर जो पूछा है सीधे उस पे आना है, द कॉजेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। क्या कारण है? दो ही कारण है, एक पुश फैक्टर है और एक पुल फैक्टर हो सकता है। आपको पुश फैक्टर पहले डिफाइन कर देना है कि दोज फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ डेस्परेशन एंड फोर्स अ पर्सन टू मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो दीज आर ड्यू टू डेस्परेशन। दीज फैक्टर्स आर डिस्कस्ड बिलो। ABCD करके करीब 2-3 फैक्टर डिस्कस कर लीजिए 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से, कि लैक ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड ऑपरेशन, भी आपको दबाव देते हैं कि आप यहां से छोड़कर चले जाइए। जेंडर इनइक्वालिटीज भी फोर्स करती हैं कि छोड़ दो। दूसरा पुल फैक्टर, हो सकता है कि गांव में सब बेहतर हो लेकिन शहर अट्रैक्ट कर रहा हो, तो पुल फैक्टर्स हो सकते हैं। हायर एजुकेशन, यार गांव या तहसील का कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, शहर में ज़्यादा अच्छा है तहसील में, पर ज़्यादा अच्छा शहर में। सुपर स्पेशलिटी, की गांव में डॉक्टर है लेकिन सुपर स्पेशलिटी में इलाज कराऊंगा, वहीं रहूँगा, तो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल केयर या टर्शरी मेडिकल केयर भी कहते हैं इसको। ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार पूरा परिवार ही, मामा, भांजा, भुआ, सब लोग शहर जा चुके हैं, तो
आपकी एथनिक एफिनिटीज भी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो एथनिक एफिनिटीज काफी है 7 मार्कर में, 3-3 पॉइंट ये वाले। कंक्लूड कर दीजिएगा। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया इज लार्जली ड्रिवन बाय पुश फैक्टर्स, की डेस्परेशन में जाते हैं। पुल नहीं हो रहा है, कोई पुल नहीं हो रहा है, पुश धक्का दिया जा रहा है गांव से कि तू जा, यहाँ क्यों खाली बैठा है सिर्फ रील चला रहा है। तो धक्का दिया जाता है कि तू शहर जाके कुछ काम कर। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, इन इंडिया लार्जली द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज बेस्ड ऑन पुश फैक्टर्स। ये भी एक आपका आंसर हो सकता है। आगे आते हैं, और कौन सा सवाल आपको हम करवा सकते हैं। लेट अस कम टू सम 2 मार्कर्स कर लेते हैं। आइए, वही करेंगे अपन तो। 2 मार्कर के लिए एक टेबल बना देंगे। और करते चले जाएंगे। 2 मार्कर, यहाँ पर मैं 2 मार्कर दे दूंगा आप लोगों को। अब तो आप, ये आखिरी पड़ाव है तो मुझे लगता है आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। सबसे पहले बता देना कि वो क्या है, वो कहाँ हुआ है, वेयर। अगर कम शब्दों में बता सकते हो कि वो कैसे हुआ या क्यों हुआ तो वो बता देना, हाउ वाई। वक्त भी बता सकते हो तो वक्त बता देना कि वो कब हुआ, क्या उसका कोई फ़ायदा नुकसान है होने का, उसका प्रो या कॉन बता देना। और आखिरी एस्पेक्ट में मिसलेनियस चीज़ बता देना। तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे 2 मार्कर के पर्सपेक्टिव से। तो 2 मार्कर, पहला 2 मार्कर ले लेते हैं हम, डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट पर कुछ नहीं लिया है अपन ने। ये क्या है? दोज फॉरेस्ट, द ट्रीज वेयर ट्रीज शेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम। तो लीव शेड होती है एट अ पर्टिकुलर पीरियड, सभी लीव्स लगभग शेड हो जाती हैं। कहां पर मिलता है? जनरली फाउंड इन द रीजन ऑफ रेनफॉल 50 to 200 सेंटीमीटर। वाटर स्ट्रेस का कौन नहीं, इसकी स्पीशीज, यहां पर ये कुछ भी नहीं बैठ रहा, जो बैठ रहा है वो स्पीशीज। तो आप डाल सकते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस स्पीशीज सैंडलवुड, महुआ, और ड्राई डेसिडुअस स्पीशीज एक एक भी डाल दोगे तो भी बहुत हो जाएगा, तेंदू। ये भी अपना काम कर देता है। आगे और देखते हैं, रेड सैंडर्स को कैसे भूल सकते हैं हम, पुष्पा के लाल चंदन को। रेड सैंडर्स क्या है? ये एक ड्राई स्पीशीज ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। वेयर, कहाँ मिलती है? फाउंड, फाउंड भी नहीं, और अच्छा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक टू शेषाचलम ऑफ आंध्र प्रदेश। कब बनी है तो कोई तुक नहीं बैठता। क्या इसका कोई कॉन या प्रो? हाईली प्रोन टू स्मगलिंग। दैट्स इट। तो ये रेड सैंडर्स, आई होप समझ आ रहा है कि कैसे जवाब को लेकर जाना है। और अब मुझे नहीं लगता, पूरे 6-7 लेक्चर आप देख चुके हैं, तो अब ये आपके लिए मक्खन जैसा होना चाहिए। अगला ले लेता हूँ, क्या ले लूँ अगला? We talk about tertiary coal in India.
कब बना है? फॉर्म्ड अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। टर्शरी वक्त ही वो है हिमालय वाला। कहाँ पर मिलता है हमें? हमें ये नेवियली में मिलता है, नेवियली लिग्नाइट। हमें ये पलाना बीकानेर में मिलता है। हमें ये कच्छ के उमर साड़ में मिलता है। प्रो कॉन कुछ नहीं, जनरली इट हैज कार्बन परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम 40 to 70% कार्बन होता है उसमें। एंड थर्ड ग्रेड क्वालिटी है आफ्टर, तो थर्ड ग्रेड ऐसा कुछ मैं उपमा नहीं दे रहा हूं, थर्ड ग्रेड क्वालिटी आफ्टर एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलॉबरेट ऑन दी मोनाजाइट सैंड, तो क्या लिखोगे? क्या है ये? तो these are sand found along the Malabar and east coastline of India till Utkal. उत्कल कोस्ट तक मिलेगी, मालाबार से, मालाबार टू उत्कल। रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड थोरियम। इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आर न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये जो थोरियम है, हम एक प्रक्रिया के तहत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस प्रचुर मात्रा में मौजूद मोनाजाइट सैंड में जो थोरियम मौजूद है, उससे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम रन करना चाह रहे हैं, पर वो स्टेजेस में होगा। नेक्स्ट, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्या है ये? 1921 इज कंसिडर्ड ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। वाई यहां मैटर करता है? एज death rates started to decline and India was out of primitive stage of high death rate and high birth rate। तो ये भी आपका एक जवाब हो सकता है। आखिरी चीज ले लेते हैं, एक आखिरी टू मार्कर, और अपनी सीरीज को समाप्ति की घोषणा की तरफ ले जाऊंगा मैं। एक करंट अफेयर्स वाला ले लेता हूं, एग्जैक्ट ज्योग्राफी से तो नहीं है, पर ओवरलैप करता है ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से। क्रिटिकल मिनरल्स। क्या है क्रिटिकल मिनरल्स? रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं, पर सभी क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ नहीं है। ये क्या है? व्हाट आर दीज? तो दीज आर दोज मिनरल्स विच हैव अ हाई यूज इन आर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। जो आज की टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत इस्तेमाल है। जैसे कॉपर, ईवीज बन रही हैं तो कॉपर की बहुत जरूरत है मोटर बनाने के लिए। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, बैटरीज, इन सब में बहुत जरूरत पड़ रही है इन मिनरल्स की। क्या है ये मिनरल्स? जैसे कॉपर, एंटीमनी, मॉलिब्डेनियम एक्सेट्रा।
कुछ खास बात, हाँ, मिसलेनियस में आएगा। भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई है, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, फॉर ओवरसीज एक्सप्लोरेशन ऑफ, विदेशों में जाकर ओवरसीज एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो कुछ इस प्रकार की कहानी होती है कि आप आंसर लिखना सीखते हैं और आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन पाते हैं। तो उम्मीद है ये सीरीज़ लेखनी फॉर ज्योग्राफी आपको आपको लाभ पहुंचाई होगी। इट वुड हैव बेनिफिटेड यू इमेंसली। पर यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं करना है, यहाँ मामला शुरू करना है कि रोज़, या रोज़ नहीं तो 7 दिन में एटलीस्ट एक दिन बैठकर करीब 1.5 घंटे कुछ सवाल उठाए और उन्हें लिखा। पर लिखने के बाद की भी प्रक्रिया है, लिखकर ख़त्म नहीं होता। लिखने के बाद उन सवालों के मॉडल आंसर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए कि इस सवाल को असल में लिखा कैसा जाना था। अगर आप बस लिख कर छोड़ दे रहे हैं जवाब, तो फिर लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे लिखावट में, मेरी लेखनी में गलती कहाँ है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लिखने के बाद एक मॉडल आंसर या कोई आपका मेंटर हो जो आपको चेक कर कर आपकी खामियां बता दे। अगर आप इतना कर पाएंगे तो बहुत सारा आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।